एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसके रिटर्न्स वॉरेन बफेट, रे डालियो, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस जैसे सभी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स से मतलब कहीं ज्यादा थे। हाथ बीट करना तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो काफी पीछे छोड़ दिया था। सबके एवरेज एनुअल रिटर्न्स देखें तो 13% से 29% के बीच थे, राइट? हाँ, उसी रेंज में। और जिम साइमंस, उनका एवरेज एनुअल रिटर्न था एक अनबिलीवेबल 66%। बिल्कुल। और ये कंसिस्टेंसी देखिए, पूरे 31 साल तक लगातार। 31 साल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 31 साल पहले किसी ने मान लीजिए $100 इन्वेस्ट किए होते तो 66% रिटर्न के साथ। हाँ, तो आज वो $665 मिलियन से भी ज्यादा होते। ये कैसे पॉसिबल है, इतना कंसिस्टेंट हाई रिटर्न? इसका जो राज है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, जिम साइमंस फंडामेंटली एक मैथमेटिशियन है। अच्छा। बचपन से ही मैथ्स में ब्रिलियंट थे। पीएचडी किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए के लिए कोड ब्रेकिंग भी किया। कोड ब्रेकिंग, वाओ। हाँ, और एमआईटी में प्रोफेसर भी रहे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि असली चैलेंज और पैसा भी फिनेंस में है। लेकिन मैंने सुना है शुरू में तो वो भी मतलब नॉर्मल ट्रेडर्स की तरह काम कर रहे थे। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्यूशन, ये सब। हाँ बिल्कुल। शुरू में 1982 के आसपास वो भी ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे थे और पैसा भी बना रहे थे। अरे, मैथ्स जीनियस तो थे। राइट। लेकिन उन्हें ना ये अप्रोच फ्लॉड लगी। एक तो इसमें लक का एलिमेंट बहुत था, और दूसरा ये इमोशनली बहुत ड्रेनिंग था। मार्केट ऊपर गया तो आप जीनियस, नीचे गया तो इडियट। वो इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि एक सिस्टम बनाया जाए, कुछ ऐसा जो इमोशंस पे ना चले बल्कि पूरे डेटा और लॉजिक पर। जैसे आपने कहा, कैसीनो हमेशा जीतता है। एग्जैक्टली। एक ऐसा सिस्टम जहां ऑड्स हमेशा उनके फेवर में हो। और इसके लिए जो फाउंडेशन था वो था डेटा, बहुत सारा डेटा। डेटा? कितना डेटा? उनकी फर्म रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज हर रोज टेराबाइट्स में डेटा कलेक्ट करती थी। टेराबाइट्स रोज? कमाल है। किस तरह का डेटा? हर तरह का फाइनेंशियल डेटा, न्यूज रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल प्राइसेस, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कंपनी रिपोर्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, सब कुछ, लिटरली सब कुछ जो नंबर्स में कन्वर्ट हो सके। ओके। और इतने सारे डेटा का वो करते क्या थे, मतलब एनालिसिस कैसे? उनकी टीम इस डेटा में एनोमलीज ढूंढती थी, यानी अजीब, अनएक्सपेक्टेड लेकिन लगातार दिखने वाले पैटर्न्स। एनोमलीज? हाँ। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए डेटा ये दिखाए कि हर साल क्रिसमस से ठीक पहले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं। हर साल? इंटरेस्टिंग। तो वो बस उस पैटर्न पे ट्रेड करते थे। मतलब ये क्यों हो रहा है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। ये तो काफी अलग अप्रोच है। यही तो उनका रेवोल्यूशनरी इंसाइट था। ज्यादातर लोग क्यों के पीछे भागते रहते हैं। साइमंस का कहना था, अगर डेटा दिखा रहा है कि पैटर्न स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है, तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, बस पैटर्न को एक्सप्लॉइट करो। तो वो क्रिसमस के पहले बाय करते, क्रिसमस के बाद सेल करते, प्रॉफिट। सिंपल। सिंपल पर दिमाग वाला काम। और क्या स्ट्रेटजीज थी? सिर्फ एनोमलीज? नहीं, और भी थी। एक अप्रोच थी ट्रेंड्स फॉलो करना, खासकर कमोडिटी मार्केट्स में, जैसे गोल्ड, ऑयल, व्हीट। ट्रेंड्स फॉलो करना मतलब अगर प्राइस का ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो बाय करो, अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करो। शॉर्ट करना यानी स्टॉक उधार लेकर बेचना, इस उम्मीद में कि प्राइस गिरेगी। हाँ बिल्कुल। गिरने पर सस्ते में खरीद कर वापस कर दो, बीच का डिफरेंस आपका मुनाफा। लेकिन ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी वक्त के साथ थोड़ी कम इफेक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे यूज करने लगे, मार्केट में एफिशिएंसी आ गई थोड़ी। तो फिर उन्हें अपग्रेड करना पड़ा होगा स्ट्रेटजी को। अगला बड़ा आइडिया क्या था? फिर आया मीन रिवर्जन। वो लोग इसे मजाक में डेजावू रिवर्जन भी कहते थे। डेजावू रिवर्जन, इंटरेस्टिंग नाम है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट सिंपल है। एसेट्स की प्राइसेस टाइम के साथ अपने हिस्टोरिकल एवरेज की तरफ वापस आती हैं, रिवर्ट करती हैं। अच्छा, जैसे? मान लीजिए एप्पल का प्राइस टैंजिबल बुक वैल्यू का एवरेज 43 है हिस्टोरिकली। तो जब ये रेशियो 43 से काफी नीचे जाता, उनके मॉडल्स बाई सिग्नल देते। ओके। और जब प्राइस बढ़कर 43 के आसपास वापस आता तो सेल कर देते। और अगर रेशियो 43 से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो शॉर्ट कर देते, ये सोचकर कि ये वापस नीचे आएगा। समझ गई। लेकिन ये सब करने के लिए तो मतलब जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर और ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए होंगे। ओके। टीम कैसी थी उनकी? हाँ, और यहाँ उनका एक और मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के टिपिकल फाइनेंस एक्सपर्ट्स को हायर नहीं किया। नहीं किया?
तो फिर कौन? उन्होंने हायर किए मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स में PhDs, एस्ट्रोनॉमर्स, क्रिप्टोग्राफर्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर थे, जिनका फाइनेंस से दूर दूर तक शायद कोई नाता ना रहा हो पहले। ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। उनका लॉजिक क्या था इसके पीछे? पर एक फाइनेंस एक्सपर्ट को फिजिक्स नहीं सिखा सकते, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए थे, फ्रेश पर्सपेक्टिव वाले लोग। ब्रिलियंट। और इन जीनियसेस को मोटिवेट कैसे किया? इतने सारे टॉप के लोग एक साथ। उन्हें एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट नहीं किया गया, उन्हें पार्टनर्स बनाया गया। फंड में ओनरशिप सिर्फ एम्प्लॉइज को ही मिलती थी, आउटसाइडर्स को नहीं। अच्छा, तो सबका इंसेंटिव अलाइन हो गया। एग्जैक्टली, सबका एक ही मकसद था, फंड के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, जिससे उनका अपना पैसा भी बने। सोचिए, हंड्रेड्स ऑफ PhDs सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। उनकी टीम ने मार्केट में ऐसे गोस्ट पैटर्न्स ढूंढने शुरू किए जो बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे थे। गोस्ट पैटर्न्स मतलब बहुत सटल सिग्नल्स। हाँ, बहुत सटल, नॉन ऑब्वियस कोरिलेशंस। फंड के पास रिपोर्ट्स के मुताबिक 8000 से ज्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स थे। 8000 सिग्नल्स, कमाल है। लेकिन एक और चीज जो हमेशा चर्चा में रहती है, लेवरेज। सुना है वो बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करते थे। ये बात सच है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने हर $1 के इन्वेस्टमेंट पर एवरेज $17 बोरो किए। 17? $1 पे $17 उधार, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है, और इसे समझना जरूरी है। लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। उनके मॉडल्स के रिटर्न शायद इंडिविजुअली बहुत हाई ना हो, मतलब मॉडेस्ट कह सकते हैं उन्हें, लेकिन उनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम थी। अच्छा, कम रिस्क वाले रिटर्न्स थे। हाँ, रिलेटिवली स्टेबल थे। तो लेवरेज ने उन मॉडेस्ट रिटर्न्स को एम्पलीफाई करके स्काई हाई बना दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाता तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता था। इसलिए उनके मॉडल्स का रिस्क मैनेजमेंट और लो वॉलेटिलिटी पर फोकस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। समझ गई। तो लेवरेज यूज किया, पर बहुत कैलकुलेटेड तरीके से। और इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? मशीन्स, कंप्यूटर्स? टेक्नोलॉजी तो कोर में थी, बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने शुरू से ही मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया। शायद उस वक्त ये टर्म इतना कॉमन भी नहीं था। अच्छा, तो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो ML के। बिल्कुल। मशीन्स इंसानों से लाखों गुना तेजी से डेटा एनालाइज कर सकती हैं, पैटर्न्स टेस्ट कर सकती हैं और ऐसे नॉन ऑब्वियस कोरिलेशंस ढूंढ सकती हैं जो इंसानी दिमाग शायद कभी ना पकड़ पाए। इसने उन्हें कंपटीशन पर एक डिसाइसिव एज दिया, एक बहुत बड़ा एडवांटेज। तो अगर हम समराइज करें, जिम साइमंस की सक्सेस स्टोरी के पीछे है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा, नॉन फाइनेंस एक्सपर्ट्स की एक ब्रिलियंट टीम जिनको पार्टनर्स बनाया गया। हाँ, कैलकुलेटेड यूज ऑफ हेवी लेवरेज। राइट, हेवी लेवरेज और कटिंग एज मशीन लर्निंग का पावर। उन्होंने ट्रेडिंग को एक आर्ट या गेसवर्क से हटाकर एक रिगरस साइंस बना दिया। बिल्कुल सही। What's fascinating here is कि उन्होंने एक पूरी फील्ड को, फाइनेंस को, फंडामेंटली बदल दिया। कैसे? सिर्फ नंबर्स और डेटा पर फोकस करके, ह्यूमन इंट्यूशन और इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखकर। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? कि और कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं जहां हम ट्रेडिशनल मेथड्स, गट फीलिंग्स या इंट्यूशन को छोड़कर इसी तरह के रिगरस क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऐसे ही छुपे हुए पैटर्न्स और नई इनसाइट्स अनकवर कर सकते हैं, और शायद वहां भी एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। डेटा और एल्गोरिदम्स का पोटेंशियल शायद हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। शायद इस पर जरूर सोचा जा सकता है।